हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोशनी को दिन भर परफ्यूम लगाने की आदत थी। आमतौर पर लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तभी परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोशनी को परफ्यूम का इतना क्रेज था कि वो रात में सोते समय भी परफ्यूम लगाकर ही सोती। उसकी इस आदत से उसके ससुराल वाले बड़ा परेशान थी। एक दिन सुबह के समय उसकी सास सरोज उसके कमरे में आती है और उसे परफ्यूम लगाते हुए देखकर कहती है, बहू, जितना खर्चा तेरे मेकअप और खाने पीने का नहीं है उतना तो तेरे परफ्यूम का है। जरा अपनी ड्रेसिंग टेबल पर नजर डाल, परफ्यूम की दुकान खोल रखी है तूने। तेरे कमरे में आते ही मेरा सर घूमने लगता है परफ्यूम की स्मेल से। माँ जी, आप मुझे मेरी परफ्यूम लगाने वाली आदत पर भाषण देती आई है। आपको कोई और काम नहीं है क्या? क्योंकि आपके किसी भी भाषण का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। बहू, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तुझे ये बोलने के लिए आई थी कि तेरा पति आज वापस आने वाला है। तेरा फोन नहीं लग रहा है। उसने मुझे फोन करके बताया है उसके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे। जी माँ जी, मुझे याद है कि आज वो आने वाले हैं। मैं तैयार होकर बस रसोई में जाने ही वाली थी कि तब तक आप आ गई और सुनाने के लिए। रोशनी इतना कहकर अपने कमरे से रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति समीर वहाँ आता है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रसोई में हूँ? आते ही सीधे रसोई में ही पहुँच गए। तुम्हें ढूंढने के लिए ना तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल ही काफी है। उससे ना मुझे पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो, और इसी से मुझे पता चल गया था कि तुम रसोई में हो। यार, जब तुम्हें घर में ही रहना है तो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला परफ्यूम क्यों लगाती हो? अरे जरूरत क्या है इसकी? दूसरों के सर में दर्द हो जाता है इसकी स्मेल से। आप भी आते ही माँ जी की तरफ परफ्यूम लगाने के पीछे पड़ गए। अब आप लोगों को परफ्यूम नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे तो पसंद है ना। तो ठीक है ना, लगाओ ना। अरे तुम्हें किसने मना किया है? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाने की जगह तुम कोई लाइट स्मेल वाला परफ्यूम भी तो लगा सकती हो ना, जिससे किसी के सर में दर्द भी ना हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं वैसे ही बहुत थक गया हूँ। खाना बन गया है तो लगा दो। जी, खाना तो कब का तैयार है। आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। समीर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सबके इतना समझाने के बाद भी रोशनी की दिन भर परफ्यूम लगाने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता। समय बीतता है। तभी एक रोज रोशनी बहुत सारा परफ्यूम लगाकर हाथों में लंच बॉक्स लिए अपने पति के दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके पहुंचते ही वहां खड़े सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी उसके दोस्त की वाइफ नेहा समीर से कहती है, समीर जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी पत्नी इतना सारा परफ्यूम लगाकर किसी पार्टी में नहीं बल्कि मेरे पति को देखने आई है। इनको इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के भी दुख का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सॉरी नेहा, मैं अपनी पत्नी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस इसको ना आदत है परफ्यूम लगाने की, इसके लिए ना मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मैंने कुछ तो ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें तो मैं बाद में घर जाके देखूंगा। नेहा सॉरी, मैं तुमसे फिर से माफी मांगना चाहूंगा, और मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू समीर जी, मेरा इतना साथ देने के लिए। लेकिन आप अभी अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जाइए, क्योंकि इनको देखकर तो यह लग रहा है कि ये हॉस्पिटल में मरीज को देखने नहीं बल्कि कोई पार्टी अटेंड करने आई है। परफ्यूम की स्मेल हॉस्पिटल में फैल गई है। नेहा की बात सुनकर समीर को बहुत ही इंसल्ट फील होती है और वो गुस्से में रोशनी का हाथ पकड़कर सीधे घर ले जाता है। तभी हॉल में बैठी सरोज समीर से कहती है, रोशनी का हाथ पकड़ के ऐसे क्यों ला रहा है और तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? बहू का ऐसे हाथ पकड़कर खींचते हुए क्यों ला रहा है? कोई बात है क्या? माँ, जब आपको पता है कि आपकी बहू को दिन भर परफ्यूम लगाने की आदत है तो आपने इसे खाना लेके हॉस्पिटल क्यों भेजा? माँ, सबके सामने इसने मेरी इंसल्ट करवा के रख दी। क्या बहू हॉस्पिटल भी परफ्यूम लगा कर गई थी? बहू, क्या समीर सही कह रहा है? माँ जी, मैं परफ्यूम लगाकर हॉस्पिटल गई थी। वो क्या है ना, मेरे दिन भर परफ्यूम लगाने की आदत है तो उसके बिना मुझे सूना सूना लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके लिए इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। सच में बहू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कम से कम हॉस्पिटल तो छोड़ देती, वहाँ तुझे परफ्यूम लगाकर जाने की क्या जरूरत थी? बेचारा,
इसका दोस्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तू वहाँ उसके रिश्तेदारों के सामने परफ्यूम लगाकर पहुँच गई। अपने साथ साथ अपने पति की भी बेइज्जती करवा दी। माँ रहने दीजिए, आप किसे समझा रही हो? आप इसे समझा के कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर तो अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम इसको कब तक समझाते रहेंगे? जब इसको एहसास होना होगा ना, खुद ब खुद हो जाएगा। अब जो होना था सो हो गया। समीर इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी रोशनी पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सभी लोग बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके गांव से फोन आता है, जिसे उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी का देहांत हो गया है। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और गांव जाने की तैयारियां करने लगते हैं। सभी पैकिंग के समय पर रोशनी को बैग में परफ्यूम रखते हुए देखकर समीर कहता है, यार तुम्हारा दिमाग सच में खराब है क्या, या तुम नाटक करती हो? अरे उस दिन हॉस्पिटल में परफ्यूम लगा के चली गई और आज फिर परफ्यूम लगा रही हो। पर दिन भर परफ्यूम लगाने वाली आदत कब सुधारोगी? यार आपने हद कर दी है। मैं परफ्यूम बैग में रख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं वहाँ परफ्यूम लगाकर घूमूंगी। नहीं नहीं, तुम तो वहाँ परफ्यूम ले जाके सबको दिखाओगी कि देखिए मेरे पास परफ्यूम है। अरे यार, जहाँ अकल बट रही थी वहाँ तुम्हारा नंबर सबसे पीछे था क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा नंबर पीछे थोड़ी होगा। तुम तो लाइन में होगी ही नहीं। परफ्यूम लगा के इधर उधर भाग रही होगी भूत प्रेत की तरह। पागल कहीं की। समीर गुस्से में इतना कहकर बैग से परफ्यूम निकालकर बेड पर फेंक देता है और सारा सामान पैक करके गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। समीर के इतना समझाने के बाद भी रोशनी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो चुपके से अपने पर्स में परफ्यूम रख लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग गांव के लिए निकल जाते हैं, जहां एक तरफ सभी लोग दादी के मरने का शोक मना रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपने कमरे में बैठी परफ्यूम लगा रही थी। तभी उसकी मौसी गीता वहां आती है, जिसे देखकर रोशनी के हाथों से परफ्यूम की बोतल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। बहू, तुझे जरा भी शर्म है? यहाँ तेरी दादी सास का देहांत हो गया है और तू है कि कमरे में बैठे परफ्यूम लगा रही है। ना ना, नहीं मौसी जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस परफ्यूम उठाकर टेबल पर रख रही थी। बहू, मेरी नजरें अभी इतनी भी कमजोर नहीं हुई है कि क्या सच और क्या झूठ मुझे दिखाई ना दे। इतना ही दिन भर परफ्यूम लगाने की आदत थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं तेरी सास तुझे कैसे झेल रही है। गीता रोशनी को सुनाकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े समीर और सरोज पर जाती है, जो कि उसकी और रोशनी की सारी बातें सुन रहे थे। जिसे सुनकर उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और गीता उनसे बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद सरोज अंदर आकर रोशनी से कहती है, बहू, शहर में तो तूने दिन भर अपनी परफ्यूम लगाने की आदत के चलते ही सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रखी थी। अब गांव आकर यहाँ के रिश्तेदारों के सामने भी तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ दिन अगर तू परफ्यूम नहीं लगाती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? माँ जी, आप गलत समझ रही है। वो बस एक चीज बता मुझे, अगर यही हादसा तेरे मायके में हुआ होता तो क्या तू अब वहाँ भी ऐसे ही परफ्यूम लगाकर घूमती? तुझे अपने शौक के आगे किसी की दुख तकलीफ भी नहीं दिखाई देती है। अपनी सास की बात सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और दिन भर परफ्यूम लगाने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करने का भी वादा करती है। मधुरा अपनी जॉब के पहले दिन बहुत नर्वस थी। वो जल्दी से सुबह उठती है और समय से पहले तैयार होकर नाश्ता करके घर से निकलते हुए रसोई में काम कर रही अपनी माँ सुनीता को कहती है, माँ, मैं जा रही हूँ, आज ऑफिस का पहला दिन है, मुझे लेट नहीं होना, मैंने लंच भी रख लिया है, बाय। मधुरा बस स्टैंड से बस पकड़ती है और अपने ऑफिस की बिल्डिंग के सामने उतरने के बाद ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग को निहारते हुए कहती है, तेरी पहली जॉब है मधुरा, तुझे सब अच्छे से करना है, तुझे एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनना है। अपने ऑफिस में मधुरा कदम रखती है और अपनी वर्किंग टाइमिंग से आधा घंटा पहले आकर मधुरा सबके आने का इंतजार करती है। कुछ देर में उसकी साथी एम्प्लॉय मीरा भी वहाँ आती है, जो नए इंसान को ऑफिस में देखकर बोलती है, न्यू ज्वाइनिंग हो आप? यस मैम, फर्स्ट डे है मेरा आज, मेरा नाम मधुरा है। वेलकम है तुम्हारा। बिटवीन मुझे मैम मत बोलो यार, एक ही उम्र के हम दोनों।
बाकी अभी तो तुम यहीं मेरे पास बैठ जाओ, कुछ देर में तुम्हें बता देंगे कहाँ बैठना है। अच्छा, वैसे काम कैसा है यहाँ? मतलब ज्यादा प्रेशर तो नहीं देते ना? देखो, प्रेशर लोगी तो बनेगा और नहीं लोगी तो नहीं बनेगा। और हाँ, काम में जज्बातों से ज्यादा दिमाग लगाना ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। मधुरा मीरा के स्वभाव से बहुत इम्प्रेस होती है। नई जगह अगर कोई उसको अपना लगा था और सब चीजें समझा रहा था तो वो वही थी। कुछ देर में मीरा का टीम का लीडर नितिन आता है, जो मधुरा को देखकर बोलता है, तुम न्यू ज्वाइनिंग हो ना? मुझे बताया था मैम ने कि आज से तुम आने वाली हो। मीरा, काम समझा दिया इनको? नहीं, वो मुझे थोड़ी पता था कि क्या बताना है, किस काम के लिए रखा गया है इनको। आपने मुझे पहले इन्फॉर्म करा। काम चोरी के तो बहाने तैयार रहते हैं इस पर। आओ तो मेरे साथ। नितिन मधुरा को मीरा के बगल वाले सिस्टम पर बैठाकर काम बताता है और उसके बाद उसको काम सौंप कर खुद आराम से अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। मधुरा का पहला दिन था, इसीलिए वो बिना समय गवाए अपने काम को बहुत लगन से करती है और लगभग बहुत ही कम समय में जो उसकी रिपोर्ट बनानी होती है वो उसे बनाकर तैयार कर लेती है और मीरा से कहती है, मीरा मैम, ये रिपोर्ट जो सर ने बनाने को दी थी वो मैंने बना ली है, अब क्या करूँ? इतनी जल्दी? अरे यार देखो, कोई नहीं, बना ली तो कुछ देर आराम से बैठो। इतनी जल्दी काम हाथ में दे दोगे इनको तो ये तुमको गधा मजदूर बना देंगे। मधुरा को मीरा की बात समझ नहीं आती और वो कुछ ही देर में नितिन को जाकर रिपोर्ट देती है, जिस पर वो बोलता है, अरे वाह, जल्दी काम कर लिया। ठीक है, तुम बैठो, मैं एक और रिपोर्ट भिजवाता हूँ। जी सर। कुछ देर में मधुरा के पास एक और फाइल आ जाती है तैयार करने के लिए। ऐसे ही नई नई ज्वाइन हुई मधुरा अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में एक्स्ट्रा वर्क करती है। समय गुजरता है, मधुरा की दोस्ती अब उस ऑफिस के कई लोगों से हो गई थी। उसी में से एक नेहा नाम की लड़की थी, जो एक दिन बिना बताए छुट्टी करके अगले दिन जब ऑफिस आती है तो उसका टीम लीडर नितिन उसे कहता है, नेहा, तुम कल कहाँ थी? सर, वो मेरी तबीयत खराब थी इसलिए छुट्टी पर थी, सॉरी इन्फॉर्म नहीं कर पाई। तबीयत खराब तो एक बहाना है, गई होगी किसी के साथ घूमने के लिए। खैर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। छुट्टी चाहिए हो तो मुझे या सर को इन्फॉर्म कर देना। TLU तुम्हारा, मुझे ही नहीं पता होगा तुम कहाँ हो तो आगे क्या बताऊंगा। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको बोलने का हक नहीं है। काम के वक्त मैं काम ही करती हूँ, फोन पर नहीं लगती। बाकी मुझे आपकी बात समझ आ गई है, आगे से ध्यान रखूंगी। ओके सर। खुद तो जैसे पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट के छुट्टी करता है। सारा काम हम करते हैं और क्रेडिट खाने में सबसे आगे आ जाता है। नेहा के ऐसे जवाब के कारण नितिन को नेहा फूटे आग नहीं भाती थी, लेकिन उस समय नितिन के जाते ही नेहा मधुरा और मीरा से कहती है, क्या तुमको पता है पिछले हफ्ते जो इसने रिपोर्ट बनाई थी मधुरा ने, उसका सारा क्रेडिट ये खुद खा गया मैडम के आगे बोलकर कि मैंने किया है। अच्छा कोई नहीं। मधुरा, तुम पागल हो गई हो? अरे ऐसे काम करोगी तो आगे नहीं बढ़ोगी। इनको सैलरी के अकॉर्डिंग ही काम देना। और वैसे भी ऑफिस में बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है, बॉस के चमचे बने घूमने वालों का ही फायदा होता है। मधुरा को भी अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स समझ आने लगी थी, क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल तो मिल ही नहीं रहा था। उसके सीनियर अपने जूनियर का काम छुपाकर खुद को ही बेहतर दिखाते थे। ऐसे ही एक शाम सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नितिन आकर सबसे कहता है, इस बार सैलरी लेट आएगी, पहले ही बता दिया है ताकि अगली बार कोई मुझसे पूछने ना आए मेरे पास कि सैलरी कब आएगी। लेकिन लेट क्यों है, इसका रीजन तो आप हमें बता ही सकते हैं। लेट है तो लेट है, अब रीजन क्यों जानना है? आप भी तो हमसे पूछते हो हर बात का रीजन। छुट्टी क्यों की, लेट क्यों आए, काम क्यों नहीं पूरा हुआ समय से, और हम आपसे अपने ही पैसे के लिए पूछ रहे हैं तो क्या गलत है? ज्यादा नहीं बोल रही तुम, मेरे से ना इस तरीके से ना बात करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, नौकरी से निकलवाओगे? हाँ निकलवा भी सकते हो, आगे पीछे घूमने वालों की तो सुनी ही जाती है। नेहा की बहस हो जाती है नितिन से, जिसके लगभग एक दिन बाद नेहा को HR डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि अब से वो दोबारा ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। नेहा वहाँ सिग्नेचर करने से मना करके रेजिग्नेशन दे देती है और वापस आकर मीरा और मधुरा को कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और देखा, मैंने कहा था ना, सही हो गया वो कहा, चमचों ने निकलवा ही दिया आखिर। बाकी अपना ख्याल रखना, जाती हूँ। नेहा ने खुद से ऑफिस छोड़ दिया था, तो वहीं अब गुजरते समय के साथ बाकियों पर काम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। एम्प्लॉयज बॉस से बात करना चाहते थे, लेकिन उन तक उसकी बातें पहुंचती ही नहीं थी, जिसके चलते काम कर रहे एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होने लगे और काम में लॉस होने लगा। ये देखकर नितिन की बॉस साधना ने उसको कैबिन में बुलाया
टीम संभाली नहीं जा रही नितिन? काम क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारी टीम से? कंपनी लॉस में जा रही है। मैडम, मैं तो सबको बोलता ही हूँ काम करने को, अब उनको आलस दिखाने की आदत हो गई है। मेरी मानो तो एक दो को फायर कर दो, सबके सब लाइन पे आ जाएंगे। तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो नितिन। तुम्हारी कंप्लेन पर पहले हमने एक अच्छी एम्प्लॉय को ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि तुम सीनियर थे, लेकिन भूलो मत, सीनियर अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे भी ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। और सभी को बोलना है जो भी वो आज शाम की मीटिंग में बोले। मैं सबसे वही बात करूंगी। सबसे मैं बात कर लेता हूँ ना, आपको बता दूंगा। मुझे उनसे शाम को डायरेक्ट बात करनी है, इसीलिए शाम को मीटिंग में सबको आने के लिए बोल देना। नितिन पूरे स्टाफ को बता देता है कि आज शाम को मीटिंग है। ये सुनकर मीरा और मधुरा एक दूसरे से बोलती हैं। अब आएगा मजा, देखना। मैंने तो सब बोल देना आखिर हम क्यों डाउन हैं। मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। शाम को मीटिंग होती है। साधना सभी एम्प्लॉय से बात करती है और उनकी समस्या पूछती है और ये भी जानती है कि उन सबको क्या क्या प्रॉब्लम है, जिस पर मीरा बोलती है। मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आपसे डायरेक्ट बात ना हो पाना। हम काम करते हैं, अगर हमारा काम अच्छा है तो हमें आपसे अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, और अगर हमारा काम गलत है तो हम आपसे डांट भी सुन लेंगे, क्योंकि कुछ हमारे सीनियर्स ना हमारी बात आप तक पहुंचाते हैं और ना ही हमारा काम। मैडम, मुझे इस ऑफिस में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैंने हमेशा हर काम को समय से किया। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा काम आप तक पहुंचा है। आपके कहने का क्या मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जाता है? हाँ मैडम, साथ ही देखिए, एक कंपनी में छोटे से छोटे एम्प्लॉय अपना योगदान देते हैं और वो अपने सीनियर्स और सहकर्मी से यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें इज्जत मिले। तो इज्जत देंगे तभी तो उन्हें वापस इज्जत मिलेगी ना। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव ना हो। उसके काम के हिसाब से ही उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, न कि ये देखकर कि वो पुराना है, उसने इतने समय से भी काम किया है। ऑफिस का माहौल तब बिगड़ता है जब किसी एक को ज्यादा ही छूट दी जाए और बाकी सवाल भी ना पूछ सके। ओके फाइन, अब से आप सभी के काम की रिपोर्ट मैं लूंगी। और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, छुट्टी चाहिए, सैलरी इशू, पर्सनल प्रॉब्लम, इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे। एंड आई प्रॉमिस, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगी। कंपनी के लिए सभी एम्प्लॉय एक जैसे हैं, तो रूल भी एक जैसे होंगे। जी मैडम। एक कंपनी को चलाने वाला उसका मालिक ही नहीं, उसके अंडर काम करने वाले हजारों एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो जब तक आप उनको इज्जत और समानता नहीं दोगे, तब तक उनको भी काम करने में मजा नहीं आएगा। दिल से काम तभी होगा जब कर्मचारियों को इज्जत और तनख्वाह समय पर मिलेगी। इसीलिए ऑफिस पॉलिटिक्स को रोकने का एक ही रास्ता है, सबको उनके हक समय पर मिले और समानता हो, वरना तो बॉस के पीछे से खुसर पुसर तो होती ही रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।